Hello everyone, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about some important questions and their answers from chapter Chemical Reactions and their equations. This is for class 10th standard. So guys, first we are going to discuss about first question. Question name is, why does the color of copper sulfate ओके जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाई, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो गाइस आपको जैसे कि समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से। तो क्वेश्चन को हम लोग पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है व्हाई डज, फिर से आप लोग देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को आप अच्छे सुन लीजिए। क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्यों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है? व्हेन, आप देखिएगा आगे कह रहा है कि व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कह रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कि जब उसमें आयरन नेल को उसमें डुबो दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि हम आयरन नेल को डिप्ड करते हैं, डुबोते हैं, तो उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आंसर इसका क्या है देख रहे हैं आप लोग। आंसर है कि आंसर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। इसका मतलब थोड़ा समझ लिया जाए। ये कह रहा है कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयरन नेल को डिप्ड किया जाता है, डिप्ड मींस डुबोया जाता है या ड्रॉप किया जाता है इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है, कामा आगे कह रहा है देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, ये बताना चाह रहा है क्या, उसको हमको आपको समझना है। जैसे थोड़ा आप रिएक्शन देखेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। रिएक्शन ये हमारा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर का फार्मूला है Cu और सल्फेट का फार्मूला है SO4। सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2 का, कॉपर के ऊपर चार्ज है +2 का। वैसे कॉपर जो है, वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, आप जानिए पहले। जो कॉपर मेटल है ये D ब्लॉक का मेटल है, इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर के जो चार्जेज होते हैं, कहने का मतलब हुआ गाइस कि जो डी ब्लॉक के मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, बार बार चेंज होता रहता है, और इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। तो इसीलिए कॉपर की भी 2 टाइप की वैलेंसी है। कभी कभी कॉपर के ऊपर आप देखते रहिएगा, कभी कभी कॉपर के ऊपर सिंगल प्लस का चार्ज आता है और कभी कभी कॉपर के ऊपर 2+ का चार्ज आता है। तो जब कॉपर के ऊपर 1+ का चार्ज है तो इसका नाम होता है क्यूप्रस। इसका क्या नाम होता है? क्यूप्रस। लेकिन जब कॉपर के ऊपर 2+ का चार्ज होता है तो इसका नाम हो जाता है क्यूप्रिक। इसका नाम हो जाता है क्यूप्रिक। तो आप थोड़ा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कॉपर के ऊपर सिंगल प्लस का चार्ज तो नाम क्यूप्रस, और कॉपर के ऊपर 2+ का चार्ज तो नाम क्यूप्रिक। अब हमको चेक करना है कि यहाँ कॉपर किस फॉर्म में है। आप देख रहे हैं CuSO4, रिएक्शन में नोट क्या है CuSO4, देखिएगा फिर से, यहाँ पे है CuSO4, तो आप कहीं नोट कर लो पहले CuSO4। आप चेक करिए बैलेंसी। हम देख रहे हैं कि सल्फेट के ऊपर 2- है, श्योर सी बात है कॉपर के ऊपर 2+ का चार्ज होगा तभी ये बैलेंस है आपस में। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और यहाँ आयरन है, आयरन नेल है। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब मीडियम जली है, दिखने में लिक्विड मीडियम है। तो यहाँ पे आपको केयर ये करना है गाइस कि आपको ये चेक करना है कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल, आयरन यही है हमारा,
आयरन, आयरन मीन्स लोहा। ये आयरन नेल, आयरन नेल मीन्स आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, या आयरन के छोटे छोटे नेल मीन्स छोटे छोटे जैसे कील कह सकते हो, उस टाइप के आयरन के कंपोनेंट को यदि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को मिलाते हैं तो वहाँ कंडीशन क्या होता है, वहाँ दो मेटल आप जैसे कंडीशन होगा, जैसे कि एक तो आप देखिएगा इधर से, एक तो कंडीशन वहाँ होती है स्टूडेंट्स, एक पहला सॉल्यूशन हमारे पास है कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस दूसरा हमारे पास आयरन नेल है। तो आयरन यहाँ पर जैसे आयरन नेल को, और ये मीडियम इसको कैसा है, एक्वस मीडियम है, एक्वस का मतलब जलीय मीडियम हुआ। तो यहाँ पे कंडीशन होता है जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन नेल को डिप्ड करेंगे तो वहाँ पर कॉपर जो है आयरन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कम है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आयरन आता है, इसका मतलब आप समझिएगा, जब अभी मैं रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ाया हूँ तो पढ़ा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा जैसे कि ये है हमारा आयरन और ये है हमारा कॉपर, तो एक सीरीज बनी है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। हो सकता मैं किसी वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें मैं बताया हूँ मेटल और नॉन मेटल में कौन कौन रिएक्टिव है, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें एक मैं कुछ इसके पहले कुछ वीडियो बनाया था, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप लोग देखेंगे वीडियो में हमारे, तो उसमें आपको मिल जाएगा मेटल नॉन मेटल करके वीडियो है, उसमें आप लोग वॉच करिएगा वीडियो को, उसमें अच्छे से वॉच करेंगे समझ में आ जाएगा। तो एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे होती है, और उस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब आयरन ऊपर है तो आयरन रिएक्टिव ज़्यादा है, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से। तो कहीं पर भी आयरन और कॉपर का रिएक्शन होगा तो आयरन जो है वो कॉपर को कॉपर के प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। तो गाइज यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, यही कंडीशन यहाँ पे, यहाँ कॉपर सल्फेट, यहाँ आयरन है, तो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल कौन है, आयरन, इसीलिए आयरन कॉपर को कॉपर के प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। और जैसे डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे CuSO4 था, तो यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस किया तो यहाँ बचा क्या, SO4, और वहाँ स्वयं SO4 से जाकर Fe जो अटैच हो जाएगा। तो क्या बना देगा, जैसे कि आप देख रहे हो आयरन कॉपर सल्फेट को रिएक्शन Fe के साथ कराने पर Fe मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो विच डिस्प्लेस द पोजिशन ऑफ कॉपर फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन। तो वहाँ पर जैसे डिस्प्लेस करेगा और बना देगा तुरंत एक नया कंपाउंड जिसका नाम होगा FeSO4, और FeSO4 का नाम होगा आयरन सल्फेट, ठीक है, और एक नाम और इसका है फेरस सल्फेट, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास बचेगा, हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास केवल मेटल बचेगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड किया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि चेंज होने का रीज़न तो मैं आपको अभी बता दिया, लेकिन कलर कैसा होता है वो आप जान लीजिएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ गाइज, जैसा कि मैं बताया कि इसका रीज़न भी दिया है एग्जैक्ट नीचे, थोड़ा सा आप रीज़न भी आप चेक कर लीजिए। देखिएगा रिएक्शन के नीचे दिया है, क्या नोट है, इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, the deep blue color of copper sulfate fades due to formation of light green solution of iron sulfate, ठीक है। देखिएगा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या कह रहा इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को, कहाँ से करता है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। आगे है द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का कलर ही डीप ब्लू होता है, तो आप अच्छे समझ लीजिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर डीप ब्लू होता है, और Fe जब फेरस बनाता है तो उसका कलर कुछ लाइट ग्रीन आता है। मैं आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए। देखिएगा CuSO4 इसका नाम है कॉपर सल्फेट, और इसका कलर आप लोग कहीं नोट कर लो, कॉपर सल्फेट का कलर ही होता है, आप ब्लू कर दो बस, केवल ब्लू कलर। तो कॉपर सल्फेट का कलर कॉपर के कारण ब्लू होता है, ये भी रीजन जानिएगा। फिर से आप समझिएगा, कॉपर सल्फेट कहीं पे आपको दिखता है जैसे कि ऐसे नोट है कहीं पे CuSO4, ये है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है स्टूडेंट्स, जो कॉपर सल्फेट का कलर है ये ब्लू कलर में होता है, ठीक है। और किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
कॉपर सल्फेट में कॉपर के प्रेजेंटेशन के कारण इसका कलर ब्लू कलर में होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे हम आयरन नेल को डिप्ड करते हैं इसमें, तो आयरन कॉपर को कॉपर के प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है, और जैसे डिस्प्लेस करता है वैसे कंडीशन क्या है, आयरन Fe आयरन, अभी जब मैं आपको थोड़ा समझा दूं तो आज ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे आयरन है तो आयरन का भी 2 स्टेट होता है, क्योंकि आयरन भी डी ब्लॉक का मेटल है। तो ये आयरन जो है ये एक ट्रांजिशन मेटल है, तो ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ समझिएगा, वेरिएबल का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार चेंज होता रहता है। तो एक बार Fe के ऊपर 2+ का चार्ज आता है और एक बार Fe के ऊपर 3+ का चार्ज आता है। ठीक है, तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक बार Fe के ऊपर 2+ का चार्ज और एक बार Fe के ऊपर 3+ का चार्ज। जब Fe के ऊपर 2+ का चार्ज है तो इसका नाम होता है फेरस, और Fe के ऊपर 3+ का चार्ज है तो इसका नाम होता है फेरिक। तो गाइज आपको, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो ये होता है इसका कलर। अब यहाँ कंडीशन देखना पड़ेगा हमें, जैसे कि मैं अभी बताया कि कॉपर सल्फेट का कलर जो है ब्लू कलर। किस कलर में है? ब्लू। किसके कारण है ब्लू कलर है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर के प्रेजेंटेशन के कारण कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर में है। लेकिन जब आयरन, यहाँ पे आयरन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और ये रिएक्टिव कम है, इसीलिए कॉपर को कॉपर के प्लेस, यहाँ पर आयरन मेटल कॉपर को CuSO4 में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करके वो बना देता है FeSO4 बना देता है। तो अब यहाँ पे कॉपर तो हट गया, तो Fe आ गया, और Fe किस फॉर्म में है? यहाँ पर Fe2+ के फॉर्म में है, और जब Fe2+ के फॉर्म में होगा तो इसका कलर होगा ग्रीन कलर। किस कलर में होगा? ग्रीन कलर। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कलर आपको ट्रिकी मेथड से समझा दूंगा, कैसे आप कलर को ट्रिकी मेथड से रट सकते हो। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पहला आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे आंसर के ऊपर। Okay guys, now we are going to discuss second question. Second question number name is give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10. ये 1.10 एक्टिविटी जो है NCERT एक्सरसाइज की है, तो आप लोग एकदम मस्त रहिएगा और NCERT की एक्सरसाइज को अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन क्या है फिर से मैं रिपीट करूँ एक बार। आई रिपीट अगेन अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन फिर से समझ लिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल दीजिए। आगे कह रहा है अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। जो एक्टिविटी 1.10 में है, तो एक्टिविटी आपको ये 1.10 का जो आप देख रहे हैं ये उसका फिगर है। ठीक है, इसमें क्या है आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, कह रहा है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ बेरियम यहाँ पे क्या है? बेरियम क्लोराइड है आई थिंक, यस बेरियम क्लोराइड ही लिखा है, बेरियम क्लोराइड है। और दूसरे में है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल उसी का है लेकिन थोड़ा सा अलग अलग है, तो थोड़ा सा हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? किसी 2 साल्ट को आपस में रिएक्ट कराया जाता है। रिएक्ट कराने के बाद उसमें से जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, जैसे फिर से मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छे समझिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? in double displacement reaction when 2 salts which are react with each other then जैसे कि दोनों साल्ट है तो दोनों साल्ट, जैसे कह रहा है when 2 साल्ट, जब कभी 2 साल्ट को आपस में रिएक्ट कराया जाएगा, जैसे कि एक साल्ट ये है और एक साल्ट ये है, ठीक है, और ये दोनों आयनिक साल्ट हैं। कैसे हैं? आयनिक साल्ट हैं। जब किसी भी आयनिक साल्ट को आपस में आप रिएक्ट कराते हैं तो उसमें से जैसे कि कोई भी, जैसे मेनली जो जनरली इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं उसमें से मेटल, वो साल्ट मेन जो साल्ट होते हैं। गाइस एक चीज़ और जानिएगा, साल्ट कैसे होते हैं? जो साल्ट होते हैं ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, लेकिन जो मेन साल्ट होते हैं जिनको एकदम एग्जैक्ट आप कह सकते हो, ये करेक्ट, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आप कह सकते हो कि जैसे कि ये कन्फर्म साल्ट है,
तो एकदम एग्जैक्ट जो फिक्स जो साल्ट होगा जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, वो साल्ट आयनिक होते हैं और वो मेटल और नॉन मेटल से ही बने होते हैं। वह मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, ठीक है, मेटल नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। तो यहीं पे आप देखिएगा, जैसे पहला साल्ट हुआ, दूसरा है, कैसे मैं पहचान लिया, देखिए पहला मेटल है, Pb मेटल है, NO3 नॉन मेटल है। अभी दूसरे वाले में पहचानो, पोटेशियम मेटल है और आयोडीन नॉन मेटल है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये साल्ट हो गए। और कैसे साल्ट है, आयनिक साल्ट है। जब किसी दो आयनिक साल्ट को आपस में हम रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं मेटल को, ठीक है। अब जैसे कि पहला साल्ट है मेटल लेड को कंटेन किया है, लेड मीन्स Pb को कंटेन किया है। दूसरा साल्ट पोटेशियम आयोडाइड है, ये कंटेन किया है मेटल पोटेशियम को। तो ठीक है, जब कभी भी किसी दो साल्ट को आपस में हम रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें से जैसे इन दोनों साल्ट में से कोई एक, दोनों साल्ट हैं, दोनों साल्ट मेटल कंटेन करते हैं, पहली कंडीशन, ठीक है, दोनों साल्ट मेटल कंटेन करते हैं। मैं मेटल का सिंबल दिखा दे रहा हूँ, देखो पोटेशियम ये मेटल है, यहाँ लेड मेटल है। तो कभी भी आप जानते रहिएगा, कभी भी जैसे दो साल्ट हैं तो दोनों जो है मेटल कंटेन किए हुए हैं, ठीक है। और इसमें से देखा जाता है कि कौन साल्ट ऐसा है जिसका मेटल हाईली रिएक्टिव है। तो सपोज करिए पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, तो पोटेशियम जब हाईली रिएक्टिव होगा तो वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ लेड जो है लेस रिएक्टिव है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ कंडीशन क्या आ जाती है, यहाँ कंडीशन ये आती है कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये लेड को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके बना देगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका नाम है KNO3, ठीक है। और जब पोटेशियम यहाँ से लेड रिमूव हो जाएगा तो लेड आयोडीन के साथ आ जाएगा और बना देगा लेड आयोडाइड, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी हुई। तो आप देख रहे हैं पहला साल्ट है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस, और दूसरा है Ki मीन्स पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ मोल भी हम लोग चेक कर लेते हैं, मोल जैसे यहाँ देखिए PbNO3 आपको दिख रहा है, PbNO3 के पहले कोई नंबर है, नहीं है, जिसका मतलब ये 1 मोल है। Ki के पहले कोई नंबर है 2 है, तो ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। तो मोल आप पहचानना सीख गए हैं। और वहीं मैं आपको बताया कि एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में ही आता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो गाइज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। व्हेन टू साल्ट्स व्हिच आर रिएक्ट विद ईच अदर देन हाईली रिएक्टिव मेटल्स व्हिच आर डिस्प्लेसेस टू द पोजीशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट देन व्हिच प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एंड आल्सो प्रोड्यूसेस अ बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ समझना क्या है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बताओ कौन सब्सट्रेट है, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा बाई प्रोडक्ट है। अब आप परेशान हो जाएंगे। तुरंत आप एक काम करिए, सबसे पहले एरो देखिए कहाँ लगा है, एरो बीच में लगा है। तो ये एरो हमारा किसका साइन है, ये हमारा एरो जो है साइन है गिब्स आउट का, या इसको आप कह सकते हो, ये इस एरो को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और किसी रिएक्शन में स्टूडेंट, सबसे पहले रिएक्शन में आप देखा करिए, किसी रिएक्शन में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो हमारा सब्सट्रेट कहलाता है, सब्सट्रेट कहलाता है। और जो दूसरा है वो रिएजेंट कहलाता है। सब्सट्रेट के बाद जो भी आएंगे सभी रिएजेंट कहलाएंगे। और एरो के बाद जो सबसे पहला आता है वो प्रोडक्ट होता है, उसके बाद जो आता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है 4Na+O2 गिव्स आउट टू 2Na2O। तो इसका नाम जानिए, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन क्या है, देखते हैं हम लोग दूसरा रिएक्शन। दूसरा जो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है CuO का मतलब कॉपर ऑक्साइड। एक जनरल नाम आप कॉपर ऑक्साइड कह सकते हैं और सही नाम इसका है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी -2 होती है, कॉपर के ऊपर +1 भी होता, +2 भी। जब +1 होगा तो क्यूप्रस होगा, +2 होगा तो क्यूप्रिक होगा। तो भाई ये आपस में बैलेंस है, इसका मतलब प्लस माइनस आपस में बराबर होंगे, तभी तो बैलेंस है। तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, श्योर सी बात है, कॉपर के ऊपर 2+ होगा, इसलिए इसका नाम
हुआ क्यूप्रिक ऑक्साइड, सही एग्जैक्ट नेम है क्यूप्रिक ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में है, जो ब्रैकेट में लगा रहता है, इसका जो है फिजिकल स्टेट बताता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन में जो ब्रैकेट में लगा रहता है वो उसका फिजिकल स्टेट बताता है। जैसे सोडियम का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ऑक्सीजन का गैस है, और ये कंपाउंड जो बनेगा वो सॉलिड में बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड भी आपको आ गया होगा समझ में अच्छे से। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट्स। यस, अब आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आप देख रहे हैं, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है, तो वहाँ बना देगा H2O और कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर नीचे दिया है, आंसर फर्स्ट करके देखिएगा। दिया है 4Na+O2 गिव्स आउट टू 2NO2O। इसका रीजन भी नीचे दिया है इन दिस रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज इट combined with oxygen molecule to form Na2O.O2। अब आगे देखिए Na2O, यहाँ थोड़ा समझिएगा, Na2O यहाँ देखिए कह रहा है इन दिस रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज। पहले रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन कर रहा है और बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे जो है, आगे के बाद देखिएगा कह रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिड्यूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि रीजन देखो दिया है बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू Na2O। तो गाइज आपको ये पहला आंसर समझ में आ गया होगा। हम लोग अब दूसरे आंसर को थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा आंसर क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन तो मैं दिखाई दिया, यही रिएक्शन है, इसके बारे में बताना कौन किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन जैसे नोट है वैसे रिएक्शन आप नोट करो, रीजन आप नीचे देख सकते हो। दिया है इन दिस रिएक्शन CuO का मतलब कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड CuO जो है रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज क्यों हो रहा है? इट लूजेज ऑक्सीजन, क्योंकि यह ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल रहा है। ठीक है, जो अपने अंदर से अपने पास से ऑक्सीजन को लूज करता है, हटाता है, तो वह रिड्यूस्ड होता है। और जो जोड़ता है आप आपस में, देखिए सिंपल सी बात है, जो ऑक्सीजन को अपने पास जोड़ता है वह ऑक्सीडाइज्ड करता है, और जो अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकालता है स्टूडेंट्स वह रिड्यूस्ड करता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाउ कैन यू चेक द गिवन रिएक्शन, इन गिवन रिएक्शन द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच, कहने का सेंस हुआ कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा रिड्यूस करेगा। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप बहुत इजीली वे में बताइएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड करेगा उसका ऑक्सीडाइज्ड होगा, और यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो अपने पास से निकाल देगा उसका वो रिड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा आप अच्छे से, जैसे सोडियम मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो Na2O बना दिया। तो भाई सोडियम ऑक्सीजन को ऐड कर लिया ना अपने पास, यहाँ पे निकाल नहीं रहा है, सोडियम अपने पास ऑक्सीजन को ऐड करके बना दिया Na2O, इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब दूसरा कह रहा है, दूसरा रिएक्शन जो है हमारे पास, दूसरा रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड अटैच है, और अगले रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब CuO ऑक्सीजन को अपने पास से हटा रहा है। तो जो एलिमेंट अपने पास से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा उसका ऑक्सीडाइज्ड होगा, और जो ऐड करेगा उसका सॉरी मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो ऐसा कोई भी कंपाउंड हो या एलिमेंट हो जो ऑक्सीजन को अपने पास अटैच करेगा, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडाइज्ड होगा, और ऐसा कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड जो अपने पास से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा उसका रिड्यूस्ड होगा, वह रिड्यूस्ड होगा। तो सिंपल सा रिएक्शन है, आप देख के भी बता सकते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप देख के बहुत इजीली वे में बता सकते हो, केवल एक चीज चेक करके। क्या चेक करोगे? फिर से देखो, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल हो, ठीक है, कोई भी मेटल हो, किसी भी मेटल, कोई भी मेटल यदि ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो, या कोई भी इसके प्लेस पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही ऐड हो, जैसे ऐसा भी हो सकता है भाई कि कोई भी सोडियम मेटल है, आप सिंपल वे में जानिए, सोडियम मेटल का रिएक्शन हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कराएं, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कराएं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कराएं, यहाँ पे एक बात और भी कह सकते हो आप, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कराओ, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ कराओ, आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ कराओ, तो ये सभी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो किसी भी मेटल का रिएक्शन, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ सोडियम हो, यहाँ कोई मेटल हो सकता है,
किसी भी मेटल का रिएक्शन, आप अच्छे से देखते रहिएगा वीडियो को गाइस, किसी भी मेटल का रिएक्शन किसी नॉन मेटल के साथ या किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कराने पर यदि मेटल इन सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपने साथ अटैच कर रहा है, यदि अटैच करेगा तो इस मेटल का ऑक्सीडाइज्ड होगा, यह मेटल का ऑक्सीडाइज्ड होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि रिडक्शन कब होगा, जब कभी भी मेटल या किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन अटैच है लेकिन एरो के बाद यह ऑक्सीजन इस मेटल से अलग हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ समझने की बस इतनी है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होगा तो वहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होगा, और यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में यदि रिमूव होता है तो वहाँ पर उसका रिडक्शन होता, रिड्यूस्ड होता है, वह वहाँ पे रिड्यूस्ड होगा। तो आपको बहुत इजीली वे में ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार और बता रहा हूँ लास्ट टाइम्स, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उस एलिमेंट का या उस मेटल का ऑक्सीडाइज्ड होगा। दूसरा सिंपल सी बात है, यदि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहीं पर किसी भी ग्रुप से निकल रहा है, ठीक है, तो उस ग्रुप का कहेंगे कि रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी रिएक्शन में देखा कि यहाँ सोडियम था, सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और बना दिया Na2O, यहाँ पर अटैच हो रहा है, इसलिए सोडियम, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत इजीली वे में अटैच हो रहा है। क्या अटैच हो रहा है, सोडियम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है ना। होने के बाद देखिए ऑक्सीजन अटैच हो गया ना, तो इसका मतलब सोडियम मेटल का ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा रिएक्शन ये है, यहाँ पे CuO है और H2 के साथ रिएक्शन होने पर देख रहे हैं CuO अटैच था, वहाँ से ऑक्सीजन निकल गया ना, तो इसका मतलब CuO रिड्यूस्ड हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से आंसर समझ में आ गया होगा गाइस। ओके, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए आज आप लोग इतना ही नोट करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस, तो अब हम आज के लिए इतना ही, टुडे इज़ इनफ, सो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। और गाइज एक चीज़ और आपसे बताना चाह रहा था मैं कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी करिए वीडियो को हमारे, और सब्सक्राइब भी, जो लोग अभी नहीं किए हो चैनल को वो लोग सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।